नाजरीन, और दायरा उर्दू याद के तहत आपका मेज़बान उस्मान गनी रात आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम अदबी सितारे के तहत फिर पेश खिदमत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपकी खिदमत में मुल्क के एक नामवर चमकते दमकते अदबी सितारे को लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। आज हमारे साथ मुल्क के मायानाज, मुहक्किक, नक्काद, कालम निगार, शायर और बहुत ही प्यारे अदब दोस्त जनाब आगर नदीम साहर साहब पेश खिदमत हैं। इन्होंने बहुत कम उम्री में शोहरत हासिल की, एमफिल उर्दू किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और मंडी बहाउद्दीन से ब्रेन ऑफ मंडी बहाउद्दीन का अवार्ड जीता और इस साल भी फेस ऑफ मंडी बहाउद्दीन का अवार्ड इनके नाम हुआ। ये अपने शहर के सबसे बड़े दिमाग माने जाते हैं और अदबी शख्सियत मानी जाती हैं, जिनका लोहा इन्होंने मुल्क भर अपनी शोहरत से मनवाया। शायर हैं, कालम निगार हैं और मुल्क के मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसों में ये कई तहकीकी और तनकीदी मकालाजात पेश कर चुके हैं। और बड़ी ही मोहब्बत की बात है कि 2012 में इनका शेरी मजमुआ लोहे इदराक के नाम से सामने मंजर आम पर आया। कालमों और मज़ामीन के 2 मजमुए इनके ज़ेर इशाअत हैं जो इंशाअल्लाह अन करीब मंजर पर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से इनका कई सालों का ताल्लुक़ है और इस वक्त दर्स व तदरीस की खिदमत कैंट पब्लिक बॉयज़ कॉलेज लाहौर कैंट में अदा कर रहे हैं। और आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं जनाब आगर नदीम साहिर साहब। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया, आपने दायरा उर्दू याद को अपने कीमती वक्त नवाजा। जी सर। तो हम जानना चाहेंगे आपके मुतालिक, थोड़ा सा अपने बारे ज़रा बताइए, क्योंकि आपके बारे एक ख़ास गुलगुला है और आप इस्लामाबाद में खुसूसी तशरीफ़ लाए बैरिया यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए और आपने हमें भी थोड़ा सा वक्त नवाजा। दायरा उर्दू याद आपका ममनून एहसान है। तो थोड़ा सा ज़रा अपनी शायरी और कालम निगारी की तरफ आने का जो आपका सिलसिला है उससे ज़रा नाज़रीन को मुत्तले कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इदारा उर्दू याद का कि इन्होंने बंदा नाचीज़ को अपने यहाँ बुलाया, दावत दी। ज़ाहिर सी बात है, हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं है कि हमारा कोई इंटरव्यू होना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है। जहाँ तक शायरी और अदब से जुड़ने का सवाल है, ये 2000 के लगभग की बात है जब हमारे घर में एक मुल्की अखबार आता था। मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल, जो आखिरी उनके साल थे 10-15, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए मुस्तकिल तौर पर अखबार लगवाया और वो उसका मकसद ये बताया करते थे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखें। मुझे बचपन में यानी कोई जो है यही किताबें और अखबारों का माहौल मिला। तो उस ज़माने में तो कि मैं बतौर नात ख़ां भी उस वक़्त मैं काम कर रहा था और मैं नात अपनी ख़ुद लिखता था और ख़ुद पढ़ता था। तो शेर कहने का जो एक आगाज़ है वो नात से हुआ, इस नात से हुआ। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ शायरी की किताबें पढ़ना शुरू हुए तो शायरी की तरफ आ गए और बाकायदा शेर कहना तो मैंने जो है ना वो 8वीं क्लास के बाद शुरू किया था। यानी 8वीं में मेरा नातिया किताबचा छोटा सा आया था। उसके बाद मैंने, हालांकि वो उस दौर की वो शायरी जो है उससे कतन हम ये नहीं कह सकते कि वो बड़ी अच्छी शायरी है या वो बड़ी औज़ान के मुताबिक शायरी है, लेकिन शेर कहने की मैं बात कर रहा हूँ कि शेर कहना उस वक्त शुरू कर दिया था। जब मैट्रिक के बाद जब मैं मंडी बहाउद्दीन शहर पढ़ने के लिए आया तो तब मुझे एक उस्ताद थे हकीम रब्त उस्मानी, उनकी रहनुमाई में। आपका गांव कौन सा था? मियाँवाल रांझा, मंडी बहाउद्दीन से 35 किलोमीटर के एक साइड पे है, दूर, बड़ा ज़रख़ीज़ इलाका है वहाँ से। तो वहाँ पर जब मैं शहर आया तो वहाँ एक हकीम रब्त उस्मानी साहब थे, शायरी में उनका बड़ा नाम था, उस्ताद गिने जाते थे, उनसे मेरा तारुफ़ हुआ। और साथ ही मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मेरे एक उस्ताद थे, वो कॉलेज में उन्होंने कहा जी हम एक अखबार निकाल रहे हैं तो उसमें कोई लिखना चाहे, लोकल अखबार था, तो मैंने उसमें कॉलम लिखने का कहा। वहाँ से आपका हाँ जी, वो प्रिंट मीडिया का ताल्लुक़ बना। तो उस वो ही आगाज़ है। अब वो आप यूँ समझ लें कि मैट्रिक और इंटर का स्टूडेंट हो और बिल्कुल नया हो और लिखने की तरफ नया आया हो और उसे एक लोकल अखबार मिल जाए, अच्छा वेल नोन अखबार मिल जाए लिखने के लिए, और साथ उससे एक अच्छे उस्ताद की रहनुमाई मैसर आ जाए, तो मेरा ख्याल से फलने फूलने के मौके आगे बढ़ते रहते हैं। तो बस यही सिलसिला था। अब उसके बाद जब इस दश्त में आए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कितना अरसा हो गया और कब अरसा हो। जी माशाल्लाह। और ये दश्त नवर्दी का जो सबूत है वो आपके मुल्क की शोहरत और अवार्ड्स, तकरीबन नाजरीन 50 के करीब मुल्क की बड़े अवार्ड जो हैं इनको मिल चुके हैं। और
आज हम खुसूसी तौर पे जो इनसे वक्त हमने लिया है वो मुआसर शायरी और मुआसर जो शौरा हैं हमारे मंज़र के, उनका तनाजुर क्या है और वो फ्यूचर में किस तरह की अदबी शायरी हमारी आवाम को या आने वाली नस्लों को देंगे, उसके लिहाज से हम बात करेंगे। और ख़ुसूसी इनसे एक दो बातें हम जानना चाहेंगे उर्दू कालम निगारी के हवाले से, और वो भी हम मुआसर उर्दू कालम निगारी के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर साहब हमें ज़रा बताइए कि मुआसर अदबी उफ़क़ पर जो शेरी तनाजुर है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मसलन के जो शायर हमारे सामने ज़्यादा आ रहे हैं तो वो इस तरह की शायरी कर रहे हैं जो आम लफाजी की शायरी है और उसमें कोई नाम बड़े मंजर के हैं और वो सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म की उनके बारे में ज़रा आप रोशनी डालें कि वो क्या किस तरह के शायर हैं और उनकी शेरी जो एक नौयत है। देखिए, सवाल बहुत अहम है। कुछ अर्सा पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ अजीब तरह का एक फिनोमेना है, ख़ास करके सोशल मीडिया की वजह से। जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा मशहूर होता है हम समझते हैं कि वो बड़ा शायर है। इसका कतन बड़ा होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि गालिब और मीर के ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था, ना फेसबुक थी ना इंस्टाग्राम था। और कल भी बल्कि एक जगह एक किताब के तकरीब रुनमाई थे, एक बड़े सीनियर आदमी थे, तो मैंने गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ताला का इन पर ख़ास फजल है कि ये सोशल मीडिया के ज़माने में पैदा नहीं हुआ है, वरना ये अच्छा शेर ना कह रहे होते। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हालात डिस्टर्ब किया। अब यूँ समझे कि अदब का सोशल मीडिया से यही ताल्लुक़ है कि जो बुरा अच्छा शेर हो उसे गालिब, फैज़ और फराज और जौन अलिया से मिला दिया जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया ने कोई बुनियादी कंट्रीब्यूशन नहीं किया हमारी उर्दू शायरी के अंदर। फिर ख़ास करके जो हमारे आज के नौजवान हैं, जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, आपको ख़ुद भी पता है, हमारे यहाँ ये समझा गया कि हालांकि होना ये चाहिए कि जो कारी है उसकी ज़हनी सतह को बुलंद किया जाता, वाह, तरबियत की जाती है, अदबी तरबियत होती है, कारी पैदा किए जाते हैं। हमने कारी पैदा नहीं किए, हमने शेर को आसमान से उठा के जूतों पे ला कर रख दिया, बजाय ये कि पढ़ने वाले का मयार बुलंद किया जाए। हाँ, ये बड़ा अजीब हो गया। अब सूरत ये है कि इस चक्कर में जब हमारी शायरी पढ़ी कि बस जी हर बंदे को शायरी समझ आनी चाहिए, हर बंदे को, ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स में अपनी रैपो बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए हमने शायरी का मायार बहुत सती तक कर दिया। चलो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, सती मायार किया, आप लोगों ने करना चाहिए, लेकिन जो ज़ुबान के साथ आपने ज़ुबान को बिगाड़ा, यानी कि ज़ुबान को अदब से गिराकर अवामी सतह पर लेके आए, ज़ुबान के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब इनसे जब हम ये सवाल करते हैं, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं जी ज़ुबान को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। ज़ुबान के आगे वाकई बंद नहीं बांधा जा सकता, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि ज़ुबान के परखचे उड़ा दिए जाए। सही, ठीक है, मैं इसके बड़ा खिलाफ था। और यही हुआ कि आप देख लें आज हमारे यहाँ जीन्स, बर्गर, सैंडविच, जॉब, टी, यानी बड़े वो लफ्ज़ जो इंग्लिश के हैं उर्दू में बहुत अच्छे मौजूद हैं, उनको इंग्लिश उनके मुतबादल मौजूद हैं, लेकिन इंग्लिश लगाए जा रहे हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए जी मैं 21वीं सदी की दूसरी दहाई का शायर हूँ, या मैं 21वीं सदी की पहली दहाई का शायर हूँ, या एक मैं टीनेजर कारी है उनको कैच कर रहा हूं। लेकिन ये इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, और हमारे टीनेज को भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका उर्दू अदब को कितना नुकसान हुआ। ख़ास करके मैं कहता हूँ कि मगरब के अंदर एक स्ट्रक्चर है कि जब किसी आदमी की किताब छपनी होती है, बाकायदा एक पैनल बना हुआ है, उसके पास किताब जाती है, वहाँ ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि हर फजूल किताब वहाँ शाया कर दो। पाकिस्तान के अंदर देखें कि कोई किसी को ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, कोई इदारा नहीं है, पूछने वाला नहीं, इदारे किस काम के हैं, जितने हमारे इदारे हैं। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में अदब का मायार गिरता है तो उसमें उन किताबों का सबसे ज़्यादा किरदार है जो बग़ैर इजाज़त के प्रिंट हुई, उनका मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। यानी एक नया लिखने वाला बंदा है, नौजवान लड़का है, उसे कोई ऐसी शायरी की किताब मिलती है जो बिल्कुल बेवज़न है और फजूल है, और वो पढ़ता है, वो तो उसे शायरी समझ लेगा। कोई थर्ड क्लास नावल पढ़ता है, वो तो उसे नावल समझ लेगा। तो जहाँ हमें तरबियत करनी है नौजवान नस्ल की, एक पूरी स्पेस देनी है उनको पढ़ने लिखने की, साथ हमने ये अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेंगे। पाकिस्तान देखें, ये जो हमारे यहाँ मजहबी इंतशार पसंदी है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी तो यही है कि हर तरह के मज़हब की किताब छप रही है, हर मसलक की किताब छप रही है, कोई सेंसरशिप नहीं है। और हैरत की बात यह है कि सहाफ़ियों के लिए सेंसरशिप है। यानी मेरे दर्जनों कॉलम, अभी लास्ट टाइम जो एशिया सुर्ख होगा पता है, अखबार ने छापने से इनकार कर दिया, इस तरह के दर्जनों बार ऐसा हुआ, पैराग्राफ काट दिए जाते हैं, कॉलम रोक दिए जाते हैं। मेरे अभी जो किताब आ रही है उसमें कम से कम 20 से 25 वो कॉलम हैं जो अखबार ने छापने से इनकार किया।
यानी मज़हब इंतशार पसंद, मज़हब पर कोई पाबंदी नहीं लग रही, इंतशार पसंद लिटरेचर पर, लिटरेचर भी इंतशार पसंद है। ये भी अगर हम घटिया तो मैं खैर नहीं कहता, अगर हम सच्ची लिटरेचर फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे तो लिटरेचर का मायार आपको पता है कि फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुआसर जो शेरी उफ़क़ है या अदबी उफ़क़ है वो तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा। हमें तो इस पर रोना चाहिए। और जो ये बड़े इदारे बने हैं सरकारी सतह पर, उनकी सबसे पहले ड्यूटी ये होनी चाहिए कि जो मवाद पाकिस्तान में प्रिंट हो रहा है लिटरेचर के नाम पर, वो भोसा है या लिटरेचर है। वाह, जब ये क्लियर हो जाएगा तो मसले खत्म हो जाएगा। उसका जो मैं समझता हूँ एक अगर सब नुकसान ये भी है कि कारी की तरबियत बड़ी सतही होती है और वो क्लासिक अदब को समझने से कासिर हो जाता है। ठीक है। तो इसी से जुड़ता हमारे पास एक सवाल है, आपने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की कि अब आपने खुद ही कहा ये बड़ा सतही सा एक अदब पैदा हो रहा है। तो ये अदब जो सतही है, अब हम देखते हैं हमारे पास मीर से लेकर, बल्कि वली दक्कनी से कहना चाहिए, सौदा है, मीर है, उसके अलावा गालिब है, फिर इकबाल है, आपको पता है पूरी एक रवायत है हमारे पास। उस तरह हमारे पास एक क्लासिक अदब है, पूरी एक शायरी है या नसर है। आने वाली नस्लों को क्या ये अदब उस तरह से मुतासर कर पाएगा या एक नया उफ़क़ या मंजरनामा पैदा करेगा जिस तरह हमारे पास एक रवायत है? मैं बिल्कुल पहले भी अर्ज़ किया कि अगर जो अदब हमें इस वक्त नज़र आ रहा, अब ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ अच्छा अदब लिखा नहीं जा रहा, हमारे नए लिखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वो उस भरमार में छुप गए हैं। और सबसे बड़ी फिर अब हम फिर उधर चले जाएंगे ग्रुप बंदियों की तरफ, ग्रुपों की तरफ। तो जो अच्छा लिखने वाला है वो छुप गया, जो ग्रुप के अंदर आ गया या सोशल मीडिया पे आ गया वो आगे आ गया। तो मेरा ये ख्याल है कि आज के दौर में भी, अब मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूंगा तो किसी का नाम फहरिस्त तवील है, और बहुत सारे लोग हैं नौजवानों में भी, सीनियर्स में भी, जो बहुत अच्छी गज़ल कह रहे हैं, अच्छी नज़म कह रहे हैं, लेकिन अजीब बात है कि वो आगे नहीं आ रहे। बात फिर वही है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया ने हमारी नौजवान नस्ल को ट्रैप कर लिया है। अब उस वैसे ट्रैप किया कि वो पटड़ी से उतर गई है। तो अब कैसे, मतलब एक बंदे को अगर मैं ये कहूँ कि जी तुम फलां शायर ना पढ़ो, फलां पढ़ो, तो वो मुझसे तो यही पूछेगा तो मैं तो इसे जानते ही नहीं हूँ। अच्छा, इसी से यकीनन नाजरीन के यहाँ भी ये सवाल पैदा हुआ होगा उनके ज़हनों में, मेरे ज़हन में भी सवाल आया जो मैंने नोट किया। तो आप समझते हैं कि इसका इदराक यानी कि है सबको है, तो इसका सद्देबाब किस तरह किया जाए? मतलब आपके नज़दीक इसका कोई हल है क्या? किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं तो ये बिगड़ती एक हल है, ऐसे लोगों की अदबी तकरीबात में और मुशायरों में बैन हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए ना। उसकी फिर वही वजह है, कारी को कैसे समझाएं? नहीं, कारी को नहीं, यहाँ मैं ये कहता हूँ कि आपने कह दिया कि उन्हें अदबी जो तकारीब हैं या उनकी जो एक उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है वो ख़त्म कर दिया जाए। फिर आप ये बताएं, वो तो सोशल मीडिया के हैं, फिर वो सोशल मीडिया तो है वही मैंने अभी बर्गर फैमिलीज के हाथों में यही बात अभी की कि बात फिर वही आएगी कि हम इस जो सत्ता का कारी है उसकी तरबियत कैसे करें। उसके लिए ये बेहतर है कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका जो निसाब है, तालीम का निसाब है, या जो आपके लिटरेरी सिटिंग्स हैं, उनमें ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है लिटरेचर के लिए, जो कि वो नहीं कर रहा। मैं खुद चूँकि मीडिया से हूँ, मुझे बताएं कि मैं कई ऐसे अखबारात को जानता हूँ जिन्होंने हफ्ता रोज़ा अदबी सफ़ा निकालना होता है, वो निकालते नहीं, कहते जी हमारे पास ऐड आ गया था तो हमने अदबी सफ़ा रोक दिया। बिजनेस का सफ़ा नहीं रोकेंगे, क्रिकेट का सफ़ा नहीं रोकेंगे, शोबिज़ का सफ़ा नहीं रोकेंगे, अदब का सफ़ा रोक देंगे। इसके बाद आप देख लें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितने आपके टीवी चैनल्स हैं, मुझे बताएं कि एक दिन में आप सारे चैनल निकाल के देख लें, 50-60 निजी चैनल्स, किसी पर कोई अदब पे सेशन नहीं हो रहा। एक टीवी चैनल ने, मैं उसका नाम निजी टीवी ने, प्रोड्यूसर ने मुझे कहा सर आप कोई प्रोग्राम करें तो आप फहरिस्त बनाएं। मुझे उसने कहा जी आप टॉक शो करें। मैंने कहा टॉक शो के बजाय मैं एक अदबी प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैंने उसे पूरा वो प्लान शेड्यूल तैयार करके दिया, खाका पेश किया, मीटिंग्स हुई प्रोड्यूसर के साथ। उसने कहा सर बात यह है कि ये प्रोग्राम तो शुरू कर लें, इसका रैंकिंग क्या होगी, ये कहाँ पे कोई देखा जाएगा, इसके व्यूज़ कहाँ से आएंगे, क्या इसका होगा। मैंने कहा ये तो बड़ा मसला बता दिया आपने। मैंने कहा अगर आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये सोचेंगे तो फिर अदब का प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, कोई देखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह मतलब है कि अब हमारा मीडिया जो है अच्छी शायरी और अच्छे अदब के तख्लीक में या उसके फ़रोग़ में बुनियादी किरदार मीडिया का होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ये किरदार अदा नहीं कर सकेगा तो कभी भी ये जो सूरत हाल है ये ठीक जल्दी नहीं हो सकती। अच्छा, आपने ख़ुद ही जिक्र कर दिया अपना सहाफ़त के साथ मुंसलिक होने का, तो
एक बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमारे गुफ्तगू करने वाले जो एंकर्स हैं, मसलन हम देखते हैं, बल्कि एक तासुर है हमारे यहाँ के जो खूबसूरत एंकर हो उसे रख लिया जाता है, या उसे ख़ास किस्म के उसके रवाबित हों तो रख लिया जाता है। हम उन्हें बोलते हुए भी देखते हैं, उनकी लफाजी में बहुत सारी तरह की, और उनका तलफ़ुज़ भी लफ्ज़ों का गलत होता है। तो उसका सद्देबाब किस तरह किया जा सकता है? उसके अलावा जो हम देखते हैं कि अखबारात एक अलहदा से पूरा एक टॉपिक है, मसलन इस पर रिसर्च भी हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में। मैं जानता हूँ कि अखबारात में जो अगलात पाई जा रही हैं उसकी लफाजी की, इमला की या और किसी किस्म की, उन पर भी काम हो रहा है, वो किस तरह हल किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक चल रही होती है, वो पट्टी नीचे चल रही होती है ख़बर की, उसमें हम कई अगलात देखते हैं इमला की। अब देखें, वो न्यू जनरेशन जो है, नई नस्ल जो है, वो उसी को देख रही होती है, तो उसको किस तरह से, क्या इनकी सहाफ़त के अंदर इनकी कोई इस्लाह करनी चाहिए? बिल्कुल सर, मतलब मुझे दुनिया टीवी में मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पिछले 6 महीने से क्या करते हैं, हर महीने बाद मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं बस सर मैं आपको 2 दिन तक बुला रहा हूँ, हमने क्लास रखनी है ज़ुबान और तलफ़ुज़ के हवाले। यानी कि जो एंकर्स बैठेंगे और वो फिर महीने बाद फ़ोन करेंगे। अब तो मैं उनका मजाक उड़ा, जब उनका फ़ोन आता है मैं कहता हूँ हाँ जी कब क्लास रखनी है। अच्छा, उनने मुझे एक दिन बड़ी मदद की, वो कहते हैं भाई मैं तो क्लास रख लूँ, आगे कोई टीम माने ना तो मैं क्या करूँ। यानी कि वो इस चीज़ पे इदारा भी तो आमादा नहीं हो रहे, इदारा भी तो मुझे सपोर्ट करे ना। मेरा ख्याल से अगर कुछ चैनल चाहते भी हैं, मोस्टली तो चाहते ही नहीं हैं। ये वाकई की बात ठीक है कि खूबसूरती देखी जाती है, ज़ाहिर बात है, वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आपने ख़ुद भी इशारा कर दिया। जी जी। तो ये सच है इसका, ये है कि अगर आपने खूबसूरती की बुनियाद पर लोगों को भर्ती करनी है तो फिर आप उन एंकर्स की ट्रेनिंग करवाएं बाकायदा, 15 दिन की, 20 दिन की। ठीक है, वो भी एक हिस्सा है उनका, माहिर ज़ुबान लुकिंग देना है, माहिर ज़ुबान को बुलाएं, उसका हक है। हम खूबसूरत लोगों को तनकीद नहीं कर रहे, उसका हक उन्हें आना चाहिए, लेकिन फिर उसमें ये करें कि आप उनकी लिसानियात की या ज़ुबान के हवाले से 1 हफ्ते की वर्कशॉप खुद इधर करा। इतना को काम, पाकिस्तान में अच्छे ज़ुबान वाले लोग मौजूद हैं, पूरा एक माहौल मौजूद है। या इसके अलावा ये कर लिया जाए कि जो हमारे यहाँ मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बाकायदा एक सिलेबस एक्स्ट्रा कर दिया जाए, एक किताब का इजाफा कर दिया जाए, जो उर्दू तलफ़ुज़, उर्दू अमला, उर्दू मेन डिक्शन, इस हवाले से जो किताब हो। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप देख ले मैथ्स का हमका सिलेबस उठा के देख ले, सारा इंग्लिश में है, कोई उसमें उर्दू के हवाले से बात नहीं है। तो जो इस तरह के एंकर्स यहाँ से इनसे डिग्रियाँ लेकर निकलेंगे वो उर्दू ज़ुबान पर से कुछ नहीं जानते। या एक और भी, ये हमारे यकीनन ये मीडिया से रिलेटेड लोग भी हमें सुनेंगे, तो एक और तजवीज़ मेरे जहन में आ रही है कि इनको अपने स्टूडियोज़ के अंदर जी भी एक आदमी एक ऐसा एमफिल या पीएचडी जो लिसानियात और इस ज़ुबान को समझता हो हायर कर लें। एक तो रोज़गार का मौका भी मिलेगा, और हाँ बिल्कुल वो सारी चीज़ें भी दुरुस्त कर देगा। ऐसे ही होगा, बेहतर हो के जो न्यूज़ एंकर भरते हैं उन्होंने रखा है, उसकी 1 महीना ट्रेनिंग भी साथ चलती रहे, पहले उससे न्यूज़ सुनी जाए, फिर उसे बिठाया जाए जी कैमरा के सामने। इसी तरह उनकी ज़ुबान ठीक कराई जाए, इमला ठीक है, दोनों तरीके हैं। बेटर तरीका ये है कि हमसे सिलेबस का हिस्सा क्यों ना बना लें। इसका फ़ायदा यह है कि हमारी ज़ुबान बच जाएगी, दूसरा ये फायदा कि जो हमारी इंटरेस्ट डेवलप होगा हमारे एंकर तबके के, बिल्कुल बड़ा अच्छा हो जाएगा सेटअप। तो अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल से ज़्यादा बेहतर है ज़ुबान। अच्छा, आप अखबारात और रसायल में छपने वाले जो कालम हैं, क्योंकि आपके कालम तकरीबन हफ्ते में 2-3 तो छपते हैं मुल्क के बड़े अखबारों में, तो आप हमें बताएं कि जो वो कालम छपते हैं, छपने के लिहाज से, यानी कि उनका मायार, उनके कंटेंट जो मवाद है वो कैसा है, आप उससे बिल्कुल ये भी बड़ा अहम सवाल है। आप देख लें अखबारात जब हम उठा के देखते हैं, अगर हम इसको अदबी हवाले से देखें तो हमारे कुछ अदीब दोस्त हैं 92 के अंदर हैं, दुनिया में हैं, ज़फ़र इकबाल साहब भी मौजूद हैं, यहाँ नई बात में डॉक्टर ज़ाहिद मीर आमिर साहब हैं, 92 में सादुल्लाह शाह भी आजकल लिख रहे हैं। तो जो हमारे कुछ अखबारात बड़े हैं उन जैसे अमजद एक्सप्रेस में लिख रहे हैं, ठीक है जी जी, तो हमारे बंदगीनामा से इंतज़ार साहब लिख रहे हैं, ज़ाहिदा हिना लिख रही हैं जी जी, तो अच्छे ज़ुबान वाले लोग अदीब जो हैं वो मौजूद हैं अखबार में जुड़े। लेकिन अफसोस तब होता है, आप देख लें बहुत सारे हमारे अदीब अखबारात में लिखते हैं, अक्सर उन्हें भी सियासत का दौरा पड़ता है मेरे समेत, मैं भी कभी महीने में का सियासत पे लिख देता हूँ। तो मेरा ख्याल से अब होना ये चाहिए कि जो भी अदीब शायर अगर अखबार से जुड़ा है तो अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर ले कि मैं अगर पॉलिटिक्स पे भी लिखूंगा तो मैं ज़ुबान अदबियत वाली इस्तेमाल करूँगा। तो वो मेरा ख्याल से आप यूँ समझें कि खुद ब खुद ही ज़ुबान आगे जो ट्रांसफ़र होती रहेगी और बात का हाँ जी बाकी जो है हमारे यहाँ जो शेर भी बिल्कुल, और जो बाकी हमारे यहाँ कॉलम निगार जो कर रहे हैं, बड़ी बात है आजकल सियासत जो है
तो सियासत पे लिखा जा रहा है, कोई जुबान। अच्छा, इसी की तरफ मैं आ रहा था, मैंने अभी पॉइंट भी नोट किया है कि एक चीज़ और बड़ी देखने में आती है कि सहाफ़ी है या कालम निगार है, उसका तो इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, उसको तो मुल्क की सिचुएशन पर, हालात पर गैर जानबदार होकर लिखना चाहिए। तो हम कालम पढ़ते ही हमें समझ आ जाती है असल में सर इसका रुझान किस तरफ है। हाँ, ये क्या वजह है? एक तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरीज लिफाफा साफ़ी वालों की है जिसको हम इतने से सुनते हैं। दूसरा मेरा एक अजीब तरह का तजर्बा हुआ कि मैंने जो कॉलम तहरीक इंसाफ के हक़ में लिखे, मुझे कहा गया कि तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाउट हो, लिफाफा साफ़ी हो। ठीक है, यानी कि उनसे, हाँ जी, ये इस्लामाबाद के कई दोस्त हैं, हमारे अदीब दोस्त हैं। लेकिन जब मैं कॉलम नून लीग के हक़ में लिखता हूँ, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लिखता हूँ, फिर वो कोई बात नहीं करते। यानी मेरा आपको फिर पीटीआई वाले नहीं कहते कि आप नून लीग के हो गए? बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं, मुझे पीटीआई वाले बिल्कुल नहीं कहते। मैं समझता हूँ सुनने वाले अभी भी ये समझ रहे हैं पीटीआई का, उनका शऊर बुलंद है। यकीन करें, मेरे अपने दोस्त हैं बहुत करीबी पीटीआई में हैं, जब मैं कहता हूँ ना मैंने पीटीआई के खिलाफ लिखा, वो कहते हैं वाह कमाल हो गया, वो अपने पेज पे शेयर करते हैं। नहीं, आपकी इस बात से नाजरीन भी सुन के ज़रूर महसूस हो रहे होंगे कि अभी भी नाजरीन ये समझ रहे होंगे ये पीटीआई की हमायत। हालांकि मैं आज तक कोई मेरा इस तरह का सिलसिला ही नहीं रहा तहरीक इंसाफ से, ना मैं कोई किसी सीट का कायल रहा हूँ, ना मुझे कोई देगा, ना मैं कोई लिख सकता हूँ। बहरहाल मतलब मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि गैर जानबदारी होनी चाहिए हमारे यहाँ। फिर हमारे कारी को इस तरह का बना दिया गया है कि वो ये समझता है जी फ़लाँ के हक़ में लिखा है इसने, लिहाजा ये फ़लाँ का आदमी है, ये इसने फ़लाँ के हक़ में लिखा है जी फ़लाँ का आदमी है। तो ये नहीं मेरा ख्याल समझना चाहिए। राइटर आज़ाद होता है, साफ़ी तो वैसे भी आज़ाद होता है, तो साफ़ी को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, उसे अपने मुताबिक सफ़र करना चाहिए। जी नाजरीन, अदारा उर्दूयात के प्रोग्राम अदबी सितारे में हमारे मेहमान हैं आज आगर नदीम साहब, मशहूर शायर और कालम निगार। मुल्क के बड़े बड़े अवार्ड जो हैं इन्होंने अपने हिस्से में हासिल किए। तो हम इनसे मुआसर शायरी, शायर और कालम निगारी जो अखबारात में या मुख्तलिफ़ रसालों में आ रही है उसके बारे में हम इनसे बात कर रहे हैं। चूँकि ये मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसों में भी आते जाते हैं, उस लिहाज से भी इनसे हम अभी बात करेंगे। तो आगर साहब, मैं बात करना चाहूँगा, यकीनन हमारे सुनने वाले नाजरीन भी बिल्कुल मुतजस्सिस होंगे कि आपके कुछ कालम बड़े मुतनाज़े रहे। उन कालमों पे आप अगर थोड़ी रोशनी डाल दें, उनकी वजह क्या थी और वो मुतनाज़े क्यों थे? असल में पहले भी थोड़ा सा मैंने इशारा दिया कि हमारे यहाँ, बल्कि आप ख़ुद भी कहते हैं कि अदबी जो मुनाफ़क़त है जी वो बहुत ज़्यादा है। इसमें कतन कोई मैं मतलब मेरे बारे में ये राय है कि मैं बड़ा मुँह फट हूँ और मैं अपने अदीबों के ख़िलाफ़ बड़ा मुँह फट होकर बोलता हूँ, अपने ख़िलाफ़। मैं जानबदार हूँ। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि शायर और अदीब तो इतना एक सेंसिटिव और मोहब्बत करने वाला तबका होता है, लोगों की फीलिंग समझ, दुश्मनों को भी सीने लगा। हाँ, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस जो ग्रोह बंदियाँ थी ये वाली, अब देख ले हल्का बेज़ौक़ 2 ग्रुप बन गए लाहौर के अंदर, अंजुमन तरक्की सन 2 ग्रुप बन गए लाहौर के अंदर। कोई वो इतनी बड़ी तंजीमें हैं जिनकी बुनियादें इतनी मजबूत हैं दुनिया में, उनकी दुनिया में वो भी तकसीम हो गई है। और जंग क्या है जी, सीट मेरी थी, सीट उसकी थी, यानी इसको वोट कम पड़ गया, इसको ज़्यादा पड़ गया, काम दोनों। मैंने वो कॉलम जो लिखे शायर, मुतशायरात, मुशायरे, इस मौजू पर लिखे, उसमें मैंने तो 3-4 मौजूद को डिस्कस। पहला मैंने ये बनाया कि हमारे यहाँ जो मुशायरे हाईजैक होते हैं कैसे, मतलब मैंने कहा जी उस्मान साहब आपने मुशायरे में आना है, आपने कहा जी मैं तो आऊँगा यार, वो फलां का भी नाम लिखो, मेरा दोस्त है, यानी कि उसमें पूरी मोनोपोली। हाँ जी, पूरी मोनोपोली। अगर वो इनकार करे तो आपके जी मैं भी नहीं आऊँगा। अब एक मतलब कोई बड़ा शायर है, उससे कोई बुलाना चाह रहा है, उसकी मजबूरी है, वो 2-4 लंगूड़े साइज उसके बनाएगा, उसके जो वाह वाह उसकी होगी जो। एक तो मैंने इसके खिलाफ लिखा कि यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स को फंसाना, कैसे फंसाना, बैनुल कुलियाती मुकाबला जात हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, ठीक है, बैनुल जामियाती मुकाबला जात है, वहाँ बतौर जज जाना, स्टूडेंट से रब्ता बहाल करना, उनको फिर जो शायरी वाले बच्चे उनको शायरी लिख के देना और अपने शागिर्द बनाना, फिर जो वहाँ मुशायरे उन्हें उसको हाईजैक करना। बड़ा प्लान था एक तरीका, और अभी तक ये चलता आ रहा है क्योंकि आप उस मंजर के अंदर थे। मैंने एक तो इसके खिलाफ लिखा, मैंने कहा यार ये जो बैनुल कुलियाती और जामियाती मुशायरों के नाम पर जो आप मुशायरे हाईजैक करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ऐसा हो रहा है। मैं इस पर बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि कोई शायर जो इस चीज़ से इनकार करता है वो इसी चैनल के ज़रिए मेरे साथ बैठ के बात कर ले, ठीक है। कतन कोई दो राय नहीं है, बाकायदा तौर पर ऐसा होता रहा है। और हर शायर को पता है, अगर जो कहेगा नहीं है वो झूठ बोल रहा है। हर शायर को पता है कैसा होता रहा है और हो रहा है। एक आदमी अपने साथ 15 बंदे भर्ती करवाता है। एक तो मैंने इसके खिलाफ लिखा कि भाई मुशायरे को मुशायरे रहने थे।
एक मेज़बान या इंतज़ामिया का बंदा आपको बुलाना चाहता है, आपके दोस्त को नहीं बुलाना चाहता, आपका मुंह बोला भाई है, मुंह बोली बहन है, मुंह बोली बेटी है या बेटा है, तो आप क्यों उसे मजबूर कर रहे हैं? फिर दूसरा क्या काम करना, यार इसमें आ कौन कौन रहा है, फलां उसका नाम निकालो यार, फजूल शायर है। भाई जब इंतज़ामिया ने उसे सेलेक्ट कर लिया है, तुम कौन होते हो सनद देने वाले कि वो फजूल शायर फजूल है या कम शायर है? जैसे एक तो मैंने इसके खिलाफ लिखा। दूसरा फिर ये था कि जो हमने लड़के और लड़कियां खुद लिख के दे के शायरा और शायरात बनाए, शायर और शायरात बनाए, और दुराने मुशायरे कहते हैं वो भी पढ़ो ना जो जेब में है। हाँ जो जेब में है। बल्कि ये नहीं, तो वाकया मैंने एक और इंटरव्यू में भी सुनाया था कि कोई साहब, हाँ, कोई सामने की बातें हैं, हाँ सामने की बातें, कोई साहब ने एक गजल 2 खवातीन को बेची हुई थी और एक दोनों खवातीन मुशायरे में आई, एक लेट आई एक जल्दी आई, और जल्दी वाली ने वो गजल पढ़ दी, तो लेट वाली को पता नहीं था, वो आई उसने पढ़ दी और स्टेज पे भाटा पड़ गया। वो कहती थी मैंने 1500 की खरीदी है, वो कहती मैंने 2000 की खरीदी है, और वो शायर स्टेज पे बैठ के शर्मिंदा हो रहा है। ये रवैया हमारे साथ हमने किया। तो खवातीन शायरात को तो हमने बुलाया वैसे ही ड्रेसिंग के तौर पे। पाकिस्तान में नौजवान खवातीन या नौजवान लिखने वाले, यकीन करें उनको 10 या 20% लोग हैं जो वाक़तन से लिख रहे हैं, जो जिन्हें मुशायरों का लालच नहीं है, वरना दौड़ लगी हुई है मुशायरों की। कोई भाई बहन को लेके जा रहा है, बेटा बेटी को लेके जा रहा है, अजीब मतलब अजीब रिश्तेदारियां बनी हुई हैं, और मोस्टली रिश्ते मुंह बोले हैं, और मुंह बोला भाई है, ये मुंह बोला बेटा है, कहने से पता चल जाता है कि किस तरह का मुंह बोला है, मुंह बोला हमारा। तो दूसरा मैं तीसरे ये मेरे इश्क मेरा ये था कि मुशायरे हाईजैक ना करे, शायर और शायर जो है वो उसकी मंडी ना बनाए मार्केट में, ये खुद तैयार करके फेंक रहे हैं मार्केट के अंदर, वो काम ना करें। ज़ाहिर है इससे अदब का इसका अदब का नुकसान हुआ। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में 2-2 गज़लें लिखी हैं, जब वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब फारिग हुए बस फारिग हुए शायरी से, और जब वो 2 साल रहे उन्होंने कितना अदब का नुकसान किया होगा, खुद अंदाज़ा लगा लें। तो ये मेरा मसला था। इसमें मैंने 4 किस्तें, इसमें मैंने अदबी लड़ाई झगड़ों को मौजू बनाया, शायर और शायरात को मौजू बनाया, उसमें अदबी गिरोहबंदियों को मौजू बनाया, उसमें जो पहले मैंने जिक्र किया जितने भी हमारे मसऊन को मैंने मौजू बनाया, जिस पर रेडियो पाकिस्तान सरगोदा यूनिवर्सिटी ने मुझे, सरगोदा यूनिवर्सिटी का रेडियो जो है मुझे वो पता नहीं, उसमें मुनज़्ज़ा गोंडी साहब प्रोग्राम को उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने भी इस मौजू पे बात की। इसके अलावा एक और 2 जगह प्रिंट हुए, उन्होंने ये बात की। तो मैंने कहा भी मैं तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं लिखा, हाँ ये मैंने किया, मैंने उन कॉलमों में किसी राइटर का नाम नहीं लिखा, अमूमी और अमूमी का आपने बात की है, फिर भी लोगों को पता चल गया हमारे बारे में, ज़ाहिर है वो चोर चल गया। और अभी तो ये होता है कि मैं किसी मुशायरे में पहुंचूंगा, कॉन्फ्रेंस कहते हैं यार इसने खिलाफ ही लिखना है, इसको साइड में बिठा दो, वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली। अब मोस्टली मुझे, मैं अब कितने लोगों का नाम लूं, मेरा दिल भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, मैं चाहता हूँ नाम लूं, फिर मैं झगड़े से बचता हूं। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो बड़ा खिलाफ लिखता है। अभी पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस थी जब फैज़ मेला था, जो उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम बात, फैज़ मेले में मुनज़्ज़ा वो मुझे मिली बीना गोंदी साहिबा, मुझे दूर से देख के कहती हैं हाँ ये आ गया, ये बड़ा अच्छा किसी के खिलाफ कॉलम लिखता है, इसको बुलाओ। यानी मेरा हवाला ही मुखालफ कॉलम का। अभी हम फेस्टिवल्स की तरफ भी आएंगे, तो थोड़ा सा आपसे, चूँकि आप मशहूर हैं, अभी आपने कहा भी आप बड़े मुँह फट हैं और मुँह पर बात भी कह देते हैं, ना सिर्फ मुँह फट है बल्कि आपका कलम भी जो है ना वो भी मुँह फट है, वो भी मुँह फट है, यानी कि आपके कालमों का जो उस्लूब है उसमें तलखी आ जाती है। क्या आप समझते हैं ये अदबी रंग के लिए ठीक है, या कि कालम निगारी में ये एक ख़ास उस्लूब है? नहीं ये होना तो नहीं चाहिए। खैर यानी कि अदब इसकी अदब कहता है रमूज़ो अलाइम में बात, लेकिन तलखी वहाँ आती है जब इंसान का दिल ज़्यादा दुखता है। मसला आज कॉन्फ्रेंस में मैं गुफ्तगू कर रहा था, कालम में उसकी जगह है? नहीं है तो नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है इसको रूटीन का हिस्सा बन गया है। कॉलम चौके प्योर उर्दू कॉलम की ज़ुबान अलग ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान प्योर अलग है, साफ्ती ज़ुबान अलग है, उसकी जगह है। साफ्ती ज़ुबान जो है वो बिल्कुल अलग है। वो कॉलम आप देख लें, साफ्ती ज़ुबान और ज़ुबान होती है, असल ज़ुबान तो यानी साफ्ती ज़ुबान सती ज़ुबान थोड़ी सी होती है, उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। वो मैं हम समझते हैं, नाज़रीन भी समझते हैं, वो सती इसलिए होती है कि आवाम तक। हाँ तो मैं उसमें कॉलम में खैर गालियाँ तो नहीं देता, हाँ ये है कि मैं सती ज़ुबान में बड़ी सख्त बात कर जाता हूँ। अच्छा अभी कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा हुआ कि एक मोहतरम पेपर पढ़ रहे थे, मौजूदा एक कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उसका नाम लेता। एक तो उन मोहतरमा ने कम से कम जो है इकबाल के 8 से 10 शेर बेवज़न और तलफ़ुज़ की गलतियों के साथ पढ़े, तो लफ्ज़ भी नहीं, हाँ जी नहीं पढ़ सके, और फिर आखिर में अकबर इलाहाबादी का शेर उठा के इकबाल से जोड़ दिया। फिर जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे चूँकि बड़ा गुस्सा भी था, मैंने कहा आपको ज़रूरत ही क्या पढ़ने की इकबाल पे, क्या ज़रूरत है, आप ना पढ़ें, आपको नहीं पता तो मैंने उन्होंने दौरान कॉन्फ्रेंस ये कह दिया कि मोहतरमा मतलब आपने इस तरह ये शेर गलत पढ़ दिया है। तो बाद में दोस्तों ने कहा जी आपको नहीं कहना चाहिए, काफ़ी चमगोइयां हुई। हाँ जी बाद में कह देते। मैंने कहा बस मुझे गुस्सा आया कि भाई ज़रूरत क्या स्टेज पे आने की, ना नहीं पढ़ सकते तो कोई ऐसा मौजू है जिस पर बात कर सकते हैं, बस ऐसा होता है। अच्छा नाजरीन, मुल्क के नामवर शायर और कालम निगार आगर नदीम साहब इस वक्त दायरा उर्दूयात के स्टूडियो में
हमारे साथ हैं। अभी हम उनसे पूछेंगे कि मुल्क भर में, बल्कि मैं तो कहूँगा बैनुल-अक़वामी सतह पर जो खुसूसी तौर पर उर्दू की कॉन्फ्रेंसें होती हैं तो उनमें ख़ास सिस्टम है, मोनोपोली सिस्टम है या ग्रुप बंदी है, तो अपने ही लोगों को जो इंतज़ामिया है या उसमें एक ख़ास आदमी शामिल होता है जो कि अपने ही मुतलका लोगों को बुलवा लेता है ताकि कल को वो जो कॉन्फ्रेंस करवाएं तो वो मुझे बुलवा लें। तो उस सिलसिले में जो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि मुलख्खस होते हैं मकालाजात के, उनकी सिलेक्शन, उनका इंतखाब किस तरह होता है और किस तरह ये अदब को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपये लगाकर अदब का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सिवाय उन चंद लोगों की शोहरत से, शोहरत के। तो उसके हवाले से हम आगर अजीम साहब से पूछेंगे कि आप उन कॉन्फ्रेंसों के मकालाजात के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल, आपने ख़ुद ही वैसे बात क्लियर कर दी कि हमारे यहाँ मकालाजात किस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ तो ये है कि पैसे की खातिर किए जाते हैं, जी 2000 फ़ीस है, 3000 फ़ीस है, जो नौजवान तो उसे पढ़ा दो। दूसरा ये वाकई प्रोसीजर है कि हमारे यहाँ 90% कॉन्फ्रेंसों में वही लोग आपको नजर आएंगे जो हर जगह फिर रहे हैं और यहाँ वो हैं, वहाँ यानी ये तो शादी वाली बाजी है। क्या आप हमें खर्च दे दें, हम आपको खर्च दे देंगे, आप मुझे साहब कहें मैं आपको साहब कह दूंगा। तो अब रिसर्च का ये मायार है कि कॉपी पेस्ट हो, गुफ्तगू हो, जो मर्जी करें। मतलब मोस्टली कॉन्फ्रेंस में तो गप्पे हाँकी जाती हैं स्टेजों पे आके, बस आया 10 मिनट का, जी आप ये भी बड़े सीनियर अदीब हैं, ये जी मुहक्किक़ हैं, दानिश्वर हैं, वो जो स्टेज पे बैठे उनकी तहसील में तो वो आएंगे, जनाब मैं इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ, ये वो मसरूफ़ था, कॉन्फ्रेंस का टाइम निकाला, कॉन्फ्रेंस अच्छी है, बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने तो वो जुमला कह दिया जो तकरीबन सभी कहते हैं। हाँ जी, मतलब देखिए ये तो कोई बात नहीं है भाई, तुम काम की बात करो जिसलिए तुम्हें बुलाया गया है। मतलब पहले मेरा ये ख्याल है कॉन्फ्रेंसों में रिसर्च पेपर होना चाहिए, गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए। आए अपना पेपर पेश करें, कॉन्फ्रेंस का मकसद ही पेपर पेश करना है, ठीक है। वो पेपर बाद में HEC की या यूनिवर्सिटी उसको छापे तो फिर कॉन्फ्रेंस का फायदा है। कॉन्फ्रेंसों में गप्पे मारनी और गुफ्तगुएं करनी, वो सेमिनार करवा लें, कॉन्फ्रेंस क्यों करवा रहे हैं? आप खुद जानते हैं ना कॉन्फ्रेंस का बेसिक मतलब क्या है कि भाई रिसर्च पेपर लिखवाए जाए, लोगों से रिसर्च पेपर लिखवाए जाएं, उनको बाकायदा काट छांट की जाए, उनको किताबी शक्ल में शाया किया जाए ताकि पता चले कि ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मकसद ये था और ये हमारे पास। तो अगर कॉन्फ्रेंस में आगे गुफ्तगू ही फरमानी है तो वो तो आप रिकॉर्ड करके भेज दें, ऑनलाइन खिताब फरमा लें। अच्छा, ये बड़ी प्यारे आपने गुफ्तगू की। अभी हम जानना चाहेंगे, रिसेंटली बहुत सारे हमारे सामने ऑक्सफोर्ड का ILF जो इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल है, बहुत बड़ा मुल्क का एक फेस्टिवल है जो कराची में भी करवाते हैं, तो ऑक्सफोर्ड वालों का उसके हवाले से, और फैज़ फेस्टिवल हुआ है, फैज़ अहमद फैज़ का लाहौर में, फैज़ लिटरेरी फेस्टिवल FLF जो है, तो उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे और ये बताएं कि अदबी फेस्टिवल का कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं। बस सर, अदबी फेस्टिवल का ये फ़ायदा होता है कि इंतज़ामिया को पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, सबसे बड़ी बात। ज़ुबान को तो उसका क्या फ़ायदा होना है, आप खुद सोच लें। बल्कि फैज़ फेस्टिवल पे कॉलम मैंने पिछले साल भी लिखा उसके ख़िलाफ़, आज भी लिखा उसके ख़िलाफ़, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है ख़िलाफ़ पढ़ने की, उनको लिखता भी खिलाफ, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। माहिरा खान मतलब आप देखें लाहौर में कोई दानिश्वर नहीं था फैज़ पर गुफ्तगू करने के लिए, तो फिर माहिरा खान ने गुफ्तगू की, उसने अपनी फ़िल्म पर गुफ्तगू कर ली, वो फ़लाँ ड्रामा एक्टर है उसने अपने ड्रामे पर गुफ्तगू कर ली, फ़लाँ आया उसने शोबिस पर गुफ्तगू कर ली, और भी कुछ एक्टर अपने अपने तौर पर बात करते रहे। यानी फैज़ फेस्टिवल में इस दफ़ा भी कुछ 3 से 4 लिटरेरी सेशन थे जो फैज़ और फहमीदा, बाकी सारे पैसे बाकी 3 दिन के हवाले से। ज़िया मोहिउद्दीन का टिकट था, सुना इस बार भी लास्ट माहदा परवीन का टिकट था। तो अब जो हमारे यहाँ जश्न फेस्टिवल होते हैं या अदबी फेस्टिवल्स हैं, ये अदबी तो नाम ही सिर्फ रह गया है, कॉरपोरेट फेस्टिवल हैं। ठीक एक पूरा एक सरमायादार तबका है जो छाया हुआ है, वही जिसे हम कहते हैं बर्गर की पैदावार। आप देख लें, मैं इस दफ़ा कॉलम में लिखा, आप देखें फैज़ सारी ज़िंदगी गरीब अवाम का नुआ लिखता रहा और सारी ज़िंदगी वो सरमायादार और कॉरपोरेट कल्चर के खिलाफ लिखता रहा, लेकिन उस फेस्टिवल में कोई गरीब नहीं होगा, सारे कारपोरेट के लोग बैठे, वही काबिज हो गए, वही काबिज बैठे। तो फिर कहाँ गया फैज़ का फ़लसफ़ा और फैज़ की थियरी? अब इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल करवा रहे हैं, FLF करवा रहे हैं, तो उसमें कितने अदब पर बात होती है, कितनी बात नहीं होती, उस पर बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फैज़ का पैगाम क्या है, फैज़ का थ्योरी क्या है? फैज़ का थ्योरी है कि वो कारपोरेट कल्चर के खिलाफ था, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि स्टेजों के ऊपर सामीन नाजरीन सारे कारपोरेट कल्चर बैठा हुआ है। गरीब आदमी तो मजदूरी कर रहा है, वो टांगा चला रहा है, वो रेडी चला रहा है, वो छाबड़ी फरोश है, वो सब्जी फरोश है, वो तो नहीं आया फेस्टिवल में। तो फिर आपने क्या बताया लोगों को कि फैज़ क्या कहता रहा है? और अगर कोई सुनना चाहता था रात को अपनी तस्कीन के लिए, तो उसके लिए 5000 टिकट था, जो शाम वाले थे टिकट था। इस दफ़ा सुना सिर्फ ज़िया मोहिउद्दीन का था, लेकिन चूँकि मैं तो गया नहीं टिकट वाले साइड, वैसे भी मैं नहीं जाता। तो बहरहाल कोई अदबी फेस्टिवल्स का या कॉन्फ्रेंसेस का फिर भी कुछ फ़ायदा है, चलो स्टूडेंट्स कुछ सीख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं लिखने पढ़ने वाले। लेकिन फेस्टिवल्स महज ये उसमें फूड स्टॉल्स लगवा दिए
उसमें जो है कोई ढोल किताबों के स्टॉल वो भी नहीं बिकती, ढोल वाला स्टॉल लगे हुए हैं जी। ढोल, एक कोने में ढोल वाला बैठा है, एक कोने में वायलिन बजाने वाले बैठे हैं, एक कोने में फूड स्टॉल्स हैं, एक कोने में फोटोग्राफी चल रही है, बस यही चंद लोग खड़े नाच रहे हैं, बस भंगड़ा नाच है। तो ये होता यही हो रहा है। अदबी फेस्टिवल देख ले, फैज़ या कोई भी, मैं खैर फैज़ का नहीं, कोई भी फेस्टिवल उठा के देख, उसके बाद ये देखा करें कि इस फेस्टिवल का कितना असर हुआ कौम पर। ये तो वही बात है कि सारे 10 दिन इत्काफ बैठे हैं, इत्काफ से उठने के बाद चांद रात की नमाज नहीं पढ़ी ईद की, जो ईद से पहले चांद रात को ईद की नमाज नहीं पढ़ी, वो 10 दिन का इत्काफ कहाँ गया। तो अदबी फेस्टिवल से निकलने के बाद अदबी फेस्टिवल का क्या उसका असर हुआ, किसी पर कोई असर नहीं होता। नाजरीन, हमारे साथ आपको पता ही है अगर नदीम साहब राजा दारा उर्दू याद के स्टूडियो में हाजिर खिदमत हैं। तो अगर साहब आप मुल्क के नामवर शायर हैं, तो हमारे नाजरीन चाहेंगे कि आपसे कोई एक आध गज़ल जो है ना, अछूती गज़ल जो है ना आप सुनाएं कि नाज़रीन सुनने वाले महसूस हो। मैं एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ। हम दरख्तों को अगर ख्वाब सुनाने लग जाएं, वाह, इन परिंदों के तो फिर होश ठिकाने लग जाए। वाह वाह वाह, होश ठिकाने लग जाए, वाह। और आखिरी पल है ज़रा बैठ के बातें कर, वाह वाह वाह, आखिरी पल है, आखिरी पल है ज़रा बैठ के बातें कर लें, ऐन मुमकिन है पलटने में ज़माने लग जाए, वाह जी वाह। और कूज़ागर तुमसे मेरे ख्वाब नहीं ठीक बने, कूज़ागर तुमसे मेरे ख्वाब नहीं ठीक बने, बस यही सोच के फिर चाक घुमाने लग जाएं। वाह 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 वाह। और हज़रत कैस तेरे ख्वाब की बैत करके हम किसी दश्त में फिर नाम कमाने लग जाएं। वाह, बहुत अच्छा जी। नाजरीन, अभी हमारे पास हमारे स्टूडियो में अदारा उर्दू याद के मुल्क के नामवर शायर और कालम निगार जनाब आगर नदीम साहब हमारे साथ हैं, और उन्होंने मुआसर शायरी, शायर और मुआसर कालम निगारी पर और फेस्टिवल्स जो होते हैं मुल्क भर में, अदबी फेस्टिवल्स, कॉन्फ्रेंसें और उन पर पढ़े जाने वाले मकालाजात पर भरपूर गुफ्तगू की। अदारा उर्दू याद अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए ऐसे ही कई अदबी सितारों को सामने लाया है और इंशाल्लाह आगे भी लाएगा। अदारा उर्दू याद मोहतरम आगर नदीम साहब का बड़ा ही ममनून एहसान है, उन्होंने अपने कीमती अवकाश में से चंद लम्हे निकाले, और बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आपसे हम रब्ता रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।